जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। और इस टॉपिक में आपको डिटेल में मैं पढ़ाने से पहले कल का एक टॉपिक रिकॉल कर दूं। कल हम लोगों ने डैनियल सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डैनियल सेल क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कैसे होता है। एक बार कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिकॉल कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद आ रहा होगा तो डैनियल सेल में आपने देखा था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हमारा जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर था। मतलब कि आप बात करें तो एनोड से कैथोड था, जो कि उल्टा था। मतलब कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्लो ऑफ करंट की बात करें तो ठीक इसका उल्टा था। कॉपर से जिंक की ओर था, मतलब कि कैथोड से एनोड की ओर था, मतलब कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर था। क्वेश्चन तीसरा पॉइंट की बात करें तो जिंक रॉड ब्रेक हो रही थी, मतलब डिसॉल्व जिंक रॉड या किस तरफ इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो रहा था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो याद करिए, जिंक रॉड ब्रेक होकर के सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो रही थी। मतलब फिजिकली अगर कहा जाए तो किसका वेट लॉस हो रहा था? वेट लॉस ऑफ जिंक रॉड। ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो ब्रेकडाउन ऑफ जिंक रॉड, ब्रेक डाउन ऑफ जिंक रॉड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। या यूं कह लीजिए कि डिसॉल्व हो रही थी, जिंक रॉड गेट डिसॉल्व। मतलब कौन डिसॉल्व हो रहा था? एनोड डिसॉल्व हो रहा था। ये ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट अगर आपसे मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? चौथा पॉइंट आपको बताओ जाऊंगा कि डिपोजिशन या फिर इंक्रीज इन वेट कहाँ हो रहा था? कॉपर रॉड का हो रहा था। तो कॉपर रॉड का हो रहा था तो ये क्या कहलाएगा? ये कैथोड का हो रहा था। ठीक है। पांचवा पॉइंट मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। ठीक है। तो ये जो 5 बेसिक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। यहां पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था क्योंकि जिंक रॉड वहीं पर अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, और तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्या था? जबकि एनोड पे पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता है। तो डैनियल सेल में ये उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कैथोड पे पॉजिटिव क्योंकि वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहा है और रॉड से वो डिटैच हो जा रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन गया रॉड पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रॉड पे नहीं रह रही है, वहाँ से सोल्यूशन में चला जा रहा है। आपको इस डायग्राम याद होगा, वहाँ से सोल्यूशन में जा रहा था तो Cu+2 उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu में डिपॉजिट हो रहा था। तो डिपोजिशन कैथोड साइड में और डिसॉल्व होना या ब्रेकडाउन किधर होता है? एनोड साइड में। वेट किधर बढ़ता है? किसका वेट बढ़ता है? कैथोड का वेट बढ़ता है। किसका वेट घटता है? एनोड का वेट घटता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन ही मैंने बताया था कि सॉल्ट ब्रिज जोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो सॉल्ट ब्रिज जोड़ने का ज़रूरत मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया डियर स्टूडेंट्स कि सॉल्ट ब्रिज इसलिए जोड़ दिया जाता है कि सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं जोड़ेंगे तो सर्किट नहीं कंप्लीट होगी, सोल्यूशन से सोल्यूशन अटैच नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर सॉल्ट ब्रिज ही हमेशा जोड़ा जाएगा, कहीं कोई सा एग्जाम्पल ऐसा दे दिया। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जब सेम इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है, दोनों साइड में सेम इलेक्ट्रोलाइट है, और हम वहाँ पे क्या कर दें? रॉड को डिपॉजिट कर दें। एनसीईआरटी में मेंशन भी है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिल जाएगा कि साफ साफ एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में भी बोलिंग मैनेज है कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सीधे बोला हुआ है, आप पेज नंबर देख लीजिए 67 पे है लास्ट में, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि इफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, अगर दोनों इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो हमें वहां पे किसकी जरूरत नहीं है?
किसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट में है, डिप है, तो वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिलहाल हमें ये जो पढ़ना था हमने बता दिया। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन एक तो सर्किट कंप्लीट करना और दूसरा न्यूट्रलाइज करना। किसको न्यूट्रलाइज करना, सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज कैसे करना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भेज करके अपोजिट चार्ज वाले को। ठीक है, तो फंक्शन समझ में आ गया ये। अब आइए, हमारा जो एक टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी इस साल उसका क्वेश्चन एक पेपर में आया था, 2019 में भी आया था। जनरली लोग उसको छोड़ देते हैं। देखिए, जो हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ा है, वो डैनियल सेल एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में अगर उसकी सेल पोटेंशियल की बात करें, ई नॉट सेल की बात करें, तो वो होती है 1.1 वोल्ट। कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल बताइए। फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल बताइए व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज opposing the cell potential, आपको बताना है डैनियल सेल कैसे काम करता है जब हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप लगा दें जो कि अपोज करता है किसको, सेल पोटेंशियल को। सीधे सीधे है, फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। सेल पोटेंशियल को जब जिस पे अप्लाई जब करते हैं इज अप्लाइड। ठीक है, इसका फंक्शनिंग हमारे बोर्ड के सिलेबस में है और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है। यहाँ पे 3 कंडीशन है, क्योंकि हमारा जो सेल था जिंक और रॉड कॉपर, जिंक और कॉपर रॉड लगा करके, उस सेल को अगर मैं डायग्राम बना दूँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए एक डायग्राम एक्सटर्नल सोर्स लगा के देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही डायग्राम से मैं इस पर 3 कंडीशन है वो तीनों एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है, जैसे कि एमीटर लगा दिया, जैसे कि फ्लक्चुएशन दिखाई दे आपको। और यहाँ एक बैटरी लगा दी एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए। ठीक है, ये देखिए एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे और यहाँ एक आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, जिंक रॉड। ये हो गया ZnSO4 सोल्यूशन 1 मोलर। ये हो गया आपका कॉपर रॉड। ये कॉपर सल्फेट 1 मोलर सोल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। ये आपका एक्सटर्नल, ये बैटरी मैंने लगाई है जो कि जिससे कि हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे और वोल्टेज सप्लाई करके ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा रियोस्टैट टाइप का, ये देखिए इसको ऐसे कर देंगे और ये ऐसे ले जा करके सर्किट से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ई एक्सटर्नल लगाएंगे, इलेक्ट्रोड सेल लगाएंगे, वो एक्सटर्नल लगाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है डियर स्टूडेंट्स कि डैनियल सेल ये बन के तैयार है आपका, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है, एनोड।
पता है ना भाई क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। अब होता क्या है, सर्किट कंप्लीट है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन दिए स्टूडेंट सामने आती है, पॉइंट पेन लेकर के नोट करते जाइएगा। पहली कंडीशन, अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू, जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई कर रखे हैं, उसकी वैल्यू कम हो 1.1 वोल्ट से। ध्यान रखिएगा, जो इस बैटरी से हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1.1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस है तो बता दूं, सेल पोटेंशियल जो होती है वो हमेशा आइडियल कंडीशन में निकलती है या फिर नॉन आइडियल कंडीशन में लगती है। आइडियल का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगी, ठीक है, सेल पोटेंशियल निकलेगी। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं निकालोगे तो नस्ट इक्वेशन याद करिए, आपको बताया था ना नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पहली कंडीशन है, यहाँ पे 3 कंडीशन हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लेस देन द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल देन व्हाट हैपन। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नोट करिए कि अगर अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होती है वो सेल पोटेंशियल से कम हो तो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस देन द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन डैनियल सेल, देन व्हाट विल हैपन। अगर ऐसा होगा तो पहली कंडीशन डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा है, कम है, जो उसकी सेल पोटेंशियल उससे एक्सटर्नल अप्लाइड जो है वो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल हमारा जो है वो गैल्वेनिक सेल की तरह या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। पहली बात तो ये, पहला फंक्शन तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है सबको पता है, सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब हमारा फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा जिंक रॉड से कॉपर रॉड होगा। ये क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी बात कहा जाए तो कॉपर से जिंक की तरफ क्या जाएगा, करंट जाएगा, सबको पता है, वेरी गुड। चौथी बात अगर आपसे कही जाए, चौथी बात आपके सामने है कि जिंक रॉड डिसॉल्व होगी और कॉपर रॉड, जिंक रॉड डिसॉल्व होगी और कॉपर रॉड पे डिपोजिशन होगा। क्या होगा, डिपोजिशन होगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर पहली कंडीशन में अप्लाई करें डियर स्टूडेंट, कि मतलब जो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट, मतलब कि जो भी सेल हो, ये तो एक एग्जांपल है, उस सेल पोटेंशियल से कम होगी तो हमारा सेल नॉर्मली बिहेव करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काम कर रहा था वैसे काम करेगा, सेम वही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे दूसरी कंडीशन में, अगर आप दूसरी कंडीशन में डियर स्टूडेंट देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि जो आपका ई एक्सटर्नल है, मतलब ई अप्लाइड है एक्सटर्नल, वो 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन आपके सामने है, ई एक्सटर्नल अप्लाइड जो है वो 1.1 वोल्ट के बराबर कर दिया जाए, तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है वो अगर आपकी सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो भैया क्या करेगा, कहेगा ऐसा भैया ना तुम काम करो ना हम काम करें, दोनों लोग कोई काम नहीं करेंगे, सेल न्यूट्रल हो जाएगा, काम ही नहीं होगा कुछ। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू नहीं होगी तो सेल वर्किंग में रहेगा क्या, सेल काम करेगा क्या, नो केमिकल रिएक्शन होगा। करंट 0 हो गई, I 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन मतलब ना तो ब्रेकडाउन होगा ना डिपोजिशन होगा, मतलब सेल वर्किंग में नहीं रहेगा। तो सेल वर्किंग में कब नहीं रहता, जब एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके सेल पोटेंशियल की क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ना बढ़ेगा ना घटेगा, बराबर रहेगा। तो याद रखिएगा, जब एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे सेल पोटेंशियल की वैल्यू से कम होती है तब तक हमारा सेल काम करता रहता है, लेकिन जैसे ही बराबर हुई सेल काम करना बंद कर देगा। समझ में आया। और तीसरी कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन क्लियर है, नो केमिकल रिएक्शन। और तीसरी कंडीशन मैं इसी को मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन की बात करें अगर डियर स्टूडेंट्स तो आपके सामने है कि अगर
एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ज़्यादा हो 1.1 वोल्ट से, मतलब कि द अप्लाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेल पोटेंशियल वैल्यू, सेल पोटेंशियल वैल्यू से ज़्यादा होगा तो हमारा सेल ठीक उल्टा काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि भाई अब तो हमसे ज़्यादा पावर लगा दिया, हमसे ज़्यादा पावर कोई हमारे ऊपर लगाएगा तो क्या होगा यार, सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे ऊपर हमसे ज़्यादा पावर लगाएगा तो वो डोमिनेट करेगा हमारे ऊपर, हमारे काम को क्या करेगा, उल्टा कर देगा, कहेगा भैया तुम ऐसे कर रहे थे मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। मतलब जो हमारा सेल था जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से बिहेव करा था, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरीके से बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब अब एनोड क्या हो जाएगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कैथोड क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई, अब क्या होगा, ठीक उल्टा होने लगेगा। उल्टा क्या होने लगेगा, अब इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा। पहले अभी इसमें जब ये था तो क्या था, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक वाले का, ये था तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा था, कॉपर वाले का। लेकिन जैसे ही अब एक्सटर्नल आपने तीसरी कंडीशन लगाई कि एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो हमारा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरीके से बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें पहले, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा का मतलब कॉपर से जिंक की तरफ। तो करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर कहा जाए तो कॉपर डिपॉजिट होगा कि जिंक डिपॉजिट होगा, सिंपल सी बात है सर, जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और कॉपर जो है वो क्या होने लगेगा, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक उल्टा हो जाएगा पहली वाली कंडीशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, दो तरीके से पूछता है, ऐसे डायग्राम बना के पूछ लेगा, ठीक है, व्हाट हैपेंस, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अब आपसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन छोड़ करके ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहा है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर क्वेश्चन क्या करेगा, डायग्राम बना के नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल रीजन पूछ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो क्या होगा, तो सेल वर्किंग एज अर्लियर, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अब काम करेगा। लेकिन अगर ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो सेल पोटेंशियल के बराबर कर दी जाए तो क्या होगा, तो दूसरी कंडीशन क्या है, ना तुम्हारी ना हमारी, भैया कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सेल इन डजंट रियली यूज, वर्किंग ही नहीं करेगा, वर्किंग नहीं करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। और तीसरा कि भैया तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया तो क्या करेगा, कहेगा भैया आप क्या करोगे, तुम भागो यहाँ से, आपके काम का ठीक उल्टा काम करेगा, क्योंकि आपका काम में अगर सेटिस्फैक्ट्री होता तो अपोज क्यों करता। तो जब एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड आपके सेल पोटेंशियल से वैल्यू से ज़्यादा होगी तो आपका सेल अगर पहले इलेक्ट्रोकेमिकल की तरीके से बिहेव कर रहा था, गैल्वेनिक की तरीके से बिहेव कर रहा था, तो अब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरीके से बिहेव करने लगेगा। जो चीज़ें एनोड पे हो रही थी वो कैथोड पे होने लगेंगी, जो कैथोड पे हो रही थी वो एनोड पे होने लगेंगी, ठीक उल्टा काम करेगा। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा, जिंक जहाँ ब्रेक हो रहा था वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों के रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर बराबर होगा तो क्या होगा, अगर कम होगा तब क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तीनों कंडीशन क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि कोई इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। चलिए सॉरी, अब तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि हमको पढ़ना है सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन छोड़िए, आप ये समझिए कि सेल फार्मूला हमको पढ़ना है, सेल फार्मूला। चलिए इसको सेल रिप्रेजेंटेशन भी कह लीजिए, या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है सेल नोटेशन। तीनों में से कुछ भी कहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेल फार्मूला कहा जाए, सेल रिप्रेजेंटेशन कहा जाए, सेल नोटेशन कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखते कैसे हैं, जस्ट ये देखना है। अगर आपको डैनियल सेल याद हो डियर स्टूडेंट, तो लेफ्ट राइट साइड और राइट साइड, ठीक है, बीच में सॉल्ट बेस, इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और इधर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था।
किसका किस में ऑक्सीडेशन हो रहा था वो इधर लिखना है, किसका किस में रिएक्शन होती है लिखना था। और ये क्या है आपका, ये जो डबल लाइन होती है कहीं लिखा रहा है सेल फार्मूले में, तो ये क्या बताता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं कराऊंगा, आज आपको केवल एक बेसिक एग्जांपल दे दूं कि सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल फार्मूला कैसे लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन वाले को लिखेंगे और रिडक्शन वाले को किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये बीच में क्या बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। अगर सॉल्ट ब्रिज है नहीं है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे अभी पहले वाले सेल के बारे में बात करें तो Zn प्लस Cu+2 Zn +2 प्लस Cu, यहाँ पे Zn सॉलिड था, Cu एक्वस था, Zn एक्वस हो गया और Cu सॉलिड हो गया। अगर आपको ऐसे रिएक्शन लिख के दिया हो तो आप क्या करोगे, आपको फार्मूला पता करना है किसका किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबको पता है कि Zn का Zn+2 में हो रहा है। तो देखिए इसका सेल फार्मूला कैसे लिखेंगे, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, तो विच वन गेट ऑक्सीडाइज्ड इन दिस, तो Zn इज कन्वर्टेड Zn+2। उसके बाद अगर कंसंट्रेशन आपको पता है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ये डबल लाइन हो गई, डबल लाइन क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। अब कौन रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन अगर देखा जाए तो ये Cu+2 जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu+2 ये नोट कर लिए ना आप, Cu+2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में। आप कहोगे सर ये जो सिंगल लाइन बनाया इसका क्या मतलब है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये सेपरेशन दिखा रहा है कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा है। तो Zn इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn+2 और Copper+2 कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। तो ये देखिए ये आपका जो बन के निकला वो आपका सेल फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल फार्मूला। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन लिखना है, जो भी कंसंट्रेशन आपको दिया हो, सेल फार्मूला कह लीजिए या सेल रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए या सेल नोटेशन कह लीजिए। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको सेल फार्मूला या सेल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये ऐसे लिखा होगा, इससे ये भी लिखना आना चाहिए, इससे ये लिखना आना चाहिए। मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे रेगुलर क्लासरूम में पढ़ते थे, उनको मैंने ये सब चीज़ें कराई हैं फर्स्ट ईयर में ही। लेकिन फिर भी जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं वो, उनको मैं इसको कल इसके खूब सारे एग्जांपल कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल फार्मूला के बारे में और डिटेल कल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो तो रिक्वेस्ट है कि उसको डबल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा, रिक्वेस्ट है। थैंक यू।